Hi guys, welcome to this another video of thermodynamics and इस वीडियो में हम लोग कुछ MCQs जो है डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ जो कुछ पेंडिंग टॉपिक्स है उसको हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर. थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी. सो एक थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन कैसी क्वांटिटी होती है? तो अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स में दो तरह के फंक्शन होते हैं. एक होता है स्टेट फंक्शन, एक होता है पाथ फंक्शन. स्टेट फंक्शन ऐसी चीज़ होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है. आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे जाते हो, कौन सा पाथ लेकर जाते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जब आप एक फाइनल पॉइंट पे पहुंच जाते हो तो आप कैसा भी पाथ लेकर आए हो, अगर आपने 4 अलग अलग पाथ भी फॉलो किए हैं, लेकिन जब आप उस फाइनल पॉइंट पे आ जाते हो, फाइनल डेस्टिनेशन पे आ जाते हो, तो वहाँ पर आपकी जो वैल्यू है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही डिपेंड करती है. तो ऐसे जो क्वांटिटीज़ हैं जैसे इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी, दिस आर कॉल्ड एज स्टेट फंक्शंस. और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो ऑब्वियसली उनके लिए जो पाथ आप लेते हैं वो बहुत मैटर करता है, राइट. ऐसा नहीं कि स्टेट फंक्शन की तरह आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट ही मैटर करता है. सो फॉर सर्टेन क्वांटिटीज़ द पाथ फॉलोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू फॉलो अ डिफरेंट पाथ देयर वैल्यू चेंजेस. हालांकि स्टेट फंक्शन में ऐसा नहीं होता कि आपने अलग पाथ लिया तो फाइनल पॉइंट पे पहुंचने के बाद आपकी वैल्यूज़ अलग होंगी. दैट डज नॉट हैपन इन केस ऑफ ये. सो a thermodynamic state function is a quantity used to determine heat changes. Value is independent of the path. Used to determine pressure, volume, work. Value depends on temperature only. तो इसका सबसे सही आंसर है बी, दैट वैल्यू इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ. तो स्टेट फंक्शंस जो होते हैं उनकी वैल्यू जो होती है वो पाथ पर डिपेंड नहीं रहती. अ सेकेंड क्वेश्चन इज़ फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर द एडियाबेटिक कंडीशंस. अब देखिए, हमने जब प्रोसेस की बात की थी तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होती है. जब एक थर्मोडायनेमिक स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करता है, राइट, तो उस चेंज को हम प्रोसेस कहते हैं. और उसके अंदर हमने अलग अलग प्रोसेस देखी थी, अलग अलग कंडीशंस पे वी हैड सीन आइसोथर्मल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस व्हेन डेल्टा टी इज 0. वी हैव सीन process taking place at constant pressure conditions which is called as isobaric where delta P is 0, and we have seen processes that take place at constant volume which is called as isochoric where delta V is 0. Similarly, for the adiabatic conditions, it's a process that takes place when the heat or exchange of heat Q equals to 0. So for the process to occur under the adiabatic conditions, the correct condition is, so the correct answer is C, Q equals to 0, right. So first जो ऑप्शन है डेल्टा T equals to 0 is condition for isothermal process. The option number B, delta P equals to 0, is for isobaric process, and the last one W equals to 0 is for a process where the work done is 0, which is mainly applicable to cyclic processes. The next question is the enthalpies of the element in the standard state. So जब हम enthalpy of formation की बात करते हैं तो there is a very important condition जो हमने डिस्कस की थी कि जिन एलिमेंट्स में से कंपाउंड्स बनेंगे उनका अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होना बहुत ज़रूरी है. सो इफ़ यू मेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम डायमंड, दैट वोंट बी काउंटेड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बिकॉज कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट जो है वो ग्रेफाइट है. सिमिलरली, इफ़ यू टॉक अबाउट सल्फर, and if you are forming sulfur dioxide, you have to select rhombic sulfur because rhombic sulfur is the standard state of sulfur. This equally applies to other elements like, for example, hydrogen. So hydrogen has to be in the form of molecule H2. If you take free radical of hydrogen, that won't count as enthalpy of formation, right. So there is an entire list जिसके अंदर बताया गया है कि कौन से एलिमेंट का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, जिसको याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है बिकॉज उसके बिना यू वोंट बी एबल टू डिसाइड कि आउट ऑफ ऑल द गिवन ऑप्शंस which one of them has ये enthalpy of formation के तहत काउंट होता है. ठीक है. delta U of combustion of methane is minus x kilojoule per mole. The value of delta U0 is, so delta U of combustion of methane is minus x kilojoule per mole. So इस क्वेश्चन के अंदर ना ऑब्वियसली आपको यूज़ करनी होगी फॉर्मूला डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT. एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डिसाइड करता है कि डेल्टा H डेल्टा U से ज़्यादा होगा या डेल्टा H डेल्टा U से कम होगा, दैट्स द वैल्यू ऑफ डेल्टा N.
सो डेल्टा एन अगर ज़्यादा होता है 1 से तो ऑब्वियसली डेल्टा एच डेल्टा यू से ज़्यादा होता है, और अगर डेल्टा एन कम होता है 1 से तो डेल्टा यू डेल्टा एच से ज़्यादा होता है। तो अगर आप इसका कंबशन का रिएक्शन लिखेंगे विच इज़ CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O, तो रिएक्टेंट की तरफ गैस के मोल्स ज़्यादा हैं, बिकॉज 2 मोल ऑक्सीजन के हैं, 1 मोल मीथेन का है, 3 मोल है। ऑन दी अदर हैंड प्रोडक्ट के साइड सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स हैं, हाई वाटर जो है वो तो लिक्विड फॉर्म में होता है। सो जब आप डेल्टा एन फाइंड करेंगे तो इन केस ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन यू वुड फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन इज ऑब्वियसली is less than 1, right, because it's product minus reactant. So because of this the delta U is going to be more than delta H, right? So the correct answer would be D. The enthalpy of combustion of methane, graphite and dihydrogen are given. Enthalpy of formation of CH4. So enthalpy of formation की जब हम बात करते हैं, जब आपको combustion दिया होता है तो यू हैव टू टेक प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बिकॉज आपकी कंबशन की एंथैल्पी दी हुई है। तो पहले तो आपको एक बैलेंस्ड इक्वेशन बनाना पड़ेगा मीथेन के कंबशन का, एंड इट्स प्रीटी सिंपल। जब कभी भी आपको किसी हाइड्रोकार्बन के कंबशन का रिएक्शन बनाने के लिए दें तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हाइड्रोकार्बन लेना है प्लस ऑक्सीजन लिखना है प्लस और प्रोडक्ट के साइड CO2 और H2O लिखना है। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि सबसे पहले आपको CO2 और H2O को बैलेंस करना है देख कर उस साइड, एंड उसके बाद आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो आपका जो रिएक्शन है वो आसानी से बैलेंस हो जाएगा, राइट। सो द रूल इज़ टू नेवर बैलेंस ऑक्सीजन इन द फर्स्ट केस, राइट। ऑलवेज बैलेंस द प्रोडक्ट्स फर्स्ट एंड देन यू गो टुवर्ड्स ऑक्सीजन, दैट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट, ओके। सो इट्स नॉट दैट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू सॉल्व एंड यू कैन श्योर सॉल्व इट। A reaction A plus B gives C plus D plus Q is found to have a positive entropy change. The reaction will be, now Q अगर दिया है प्लस में, मतलब हीट रिलीज हो रही है, which means it's an exothermic reaction, which means that delta H is negative. So अगर एंट्रोपी पॉजिटिव है the reaction will be, तो देखिए बहुत सिंपल सा इसके अंदर इक्वेशन है which is delta G equals to delta H minus T delta S, और डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S वो इक्वेशन है आपके फ्री एनर्जी का, विच मीन्स के फ्री एनर्जी जो है वो नेगेटिव होगी तभी आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो यहाँ पे आपको सोचना होता है कि जो कंडीशंस आपको दी गई हैं उन कंडीशंस में डेल्टा G कैसे नेगेटिव होगा। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, सो डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। सी यहाँ पे डेल्टा H तो नेगेटिव है बिकॉज रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। अब जो डेल्टा S एंट्रोपी चेंज है वो पॉजिटिव दिया हुआ है, दिस इज़ पॉजिटिव, राइट। सो हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद ये है कि डेल्टा G की वैल्यू कुछ भी करके नेगेटिव आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव आएगी तभी हम रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस मानेंगे। तो जब डेल्टा G की वैल्यू पहले से नेगेटिव होती है तो डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। जब डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होती है तो डेल्टा G के नेगेटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं ना, वो उनके लिए बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर अगर डेल्टा H पॉजिटिव होता तब जो है हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती ताकि डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव हो पाए। मतलब ऐसे रिएक्शंस जो एक्सोथर्मिक होते हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे भी स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं, पर ऐसे रिएक्शन जो एंडोथर्मिक होते हैं उनके स्पॉन्टेनियस होने के लिए आपका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत सिंपल सी बात है, डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव आने के लिए ये वैल्यू जो है इस वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, बिकॉज इसमें से आप ये माइनस कर रहे हो, तो जब तक ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी इसके नेगेटिव होने के चांसेस कम है, राइट। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली इसको और ज़्यादा जो है इसकी वैल्यू बड़ी होनी पड़ेगी, तो T ज़्यादा होना पड़ेगा। इसलिए जब रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है तो वो ज़्यादातर स्पॉन्टेनियस होता है हाई टेम्परेचर पे, पर अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है यानी डेल्टा H जब नेगेटिव होता है तब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक हो सकता है। तो इस केस में हम लोग लिखेंगे विल बी पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, सी आएगा इसका सही आंसर। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा U इक्वल्स टू 0 व्हाट विल बी डेल्टा S। ओके, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डेल्टा U 0 होता है, पर एंट्रोपी जो है वो 0 नहीं होती। एक आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो हमेशा बढ़ेगी, राइट, इट वुड ऑलवेज इंक्रीज। और अगर हम
इस पर्टिकुलर केस की बात करें, यहाँ पे आपको कहा गया इन दिस रिएक्शन द साइन फॉर डेल्टा एस एंड डेल्टा एच। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन के जो एटम्स हैं वो Cl2 बना रहे हैं और ऑब्वियसली ऐसा करने के लिए इनको एक दूसरे से बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है, राइट। जब ये बॉन्ड बनाएंगे तभी तो ये Cl2 बनाएंगे। अब एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जब कभी भी बॉन्ड बनता है तब हीट हमेशा रिलीज़ होती है, राइट, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिकॉज बॉन्ड इसीलिए बनता है ना कि सिस्टम अपनी फ्री एनर्जी कम कर सके और उसके अंदर जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हीट में कन्वर्ट होती है। तो आपका जो फाइनल स्टेट है Cl2 वो Cl से ज़्यादा स्टेबल है, एंड दैट्स द रीज़न दे फॉर्म बॉन्ड एंड दैट्स द रीज़न इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नाउ द पॉइंट इज़ कि ये तो आप समझ गए कि भाई पोटेंशियल एनर्जी कम होती है तो हीट रिलीज़ होती है, इसलिए जब बॉन्ड बनता है तब रिएक्शन आपका हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। तो क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच की साइन नेगेटिव होगी। अब सवाल डेल्टा एस का है तो ऑब्वियसली हमें रैंडमनेस की दिशा में सोचना पड़ेगा। तो आप खुद सोचिए कौन से पार्टिकल्स ज़्यादा रैंडम है। तो ऑब्वियसली जिसमें क्लोरीन एटम के फॉर्म में है वो उसका जो फॉर्म है वो ज़्यादा रैंडम है, क्योंकि सीधी सी बात है कि इसके अंदर एटम्स भी ज़्यादा हैं और उनकी मोबिलिटी भी ज़्यादा होगी, और Cl2 के अंदर वो बॉन्डेड फॉर्म में है तो ऑब्वियसली उसकी जो मोबिलिटी होगी वो कम होगी, जो रैंडमनेस है वो कम होगी। इसीलिए जो एटमिक फॉर्म है उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी और मॉलिकुलर फॉर्म है उसकी एंट्रोपी कम होगी। तो फाइनल माइनस इनिशियल हम करें तो एक तरह से देखें तो हम एंट्रोपी कम हो रही है, तो डेल्टा एस यहाँ पे नेगेटिव होगा। एंड डेल्टा एच जैसे मैंने बोला कि हीट रिलीज़ हो रही है तो वो भी नेगेटिव होगा। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज़ 10, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। तो जब कभी भी एग्ज़ाम में किसी भी तरह का आप न्यूमेरिकल देखते हैं तो जो चीज़ पूछी गई है, जो चीज़ दी गई है, सबसे पहले आपको आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या इन दोनों को कनेक्ट करने वाली कोई फॉर्मूला है आपके जहन में। क्योंकि ज़्यादातर जब हम इस तरह से सोचते हैं तो हमारे दिमाग में फार्मूला भी याद आती है और अक्सर एक ही दो फार्मूला होती है जो दो क्वांटिटीज़ को कनेक्ट करती है। जैसे अगर हम डेल्टा जी और डेल्टा एस की बात करें, उनके बारे में अगर डेटा दिया हुआ तो देयर इज़ ओनली वन फार्मूला जो डेल्टा जी और डेल्टा एस को कनेक्ट करती है, विच इज़ डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर इन दोनों के बारे में कुछ पूछा हुआ है तो हमारे पास ज़्यादा फार्मूला नहीं है, तो आसानी से फिर आप सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज फिर सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है। तो ये एक जो ट्रिक है वो बहुत ही काम लगती है कि जो भी आपको डेटा दिया गया है उनमें जो भी क्वांटिटीज़ दी गई हैं, ट्राई टू कनेक्ट देम in terms of a formula, and most of the times they are very limited formula connecting to quantities, so it's not that difficult to guess and to do the process further, because ultimately you just have to put value. So अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी की बात करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी को कनेक्ट करने वाली फार्मूला डेल्टा जी इक्वल्स टू -2.303 RT log K, दैट्स अ फार्मूला। सो के की वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए पूछी गई है, डेल्टा जी की वैल्यू दी गई है, आर की भी वैल्यू दी गई है। सो मोस्ट ऑफ द डेटा इज़ गिवन, सो नॉट दैट डिफिकल्ट टू सॉल्व। अब जब हम थर्मोकेमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे तो मैं आपको बता दूं कि जब हम ये एंथैल्पीज़ के बारे में अलग अलग डिस्कस करते हैं, चाहे वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो, उसके बाद एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो या कंबशन एंथैल्पी हो। जैसे हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में देखा था कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है। तो जब एक कंपाउंड अपने एलिमेंट्स में से बनता है जो कि अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं और हमेशा 1 मोल बनता है, रिएक्टेंट कितने भी हो प्रोडक्ट 1 मोल बनना चाहिए, तभी उस रिएक्शन से जुड़ी एंथैल्पी को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। वैसे ही एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन था कि जब एक रिएक्शन होता है तो आपको प्रोडक्ट की एंथैल्पी दी होती है और रिएक्टेंट की एंथैल्पी दी होती है। तो जब आप सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट एंथैल्पी माइनस सम टोटल ऑफ रिएक्शन एंथैल्पी करते हो, रिएक्टेंट एंथैल्पी, तो उसको आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। उसी तरह से आपको कंबशन की एंथैल्पी दी होती है कि आपको एक कंबशन रिएक्शन दिया होता है किसी हाइड्रोकार्बन का और फिर उसके रिलेटेड आप एंथैल्पी फाइंड करते हो, तो उसके अंदर एक्चुअली आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हो, राइट। सो कंबशन एंथैल्पी अपने आप में यूनिक है क्योंकि उसके अंदर हम लोग रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। तो उसी तरह से बॉन्ड एंथैल्पी है, तो बॉन्ड एंथैल्पी के अंदर भी आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हो। द बॉन्ड एंथैल्पी सम टोटल ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम टोटल ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब ये भी एक तरह से सिंपल ही चीज़ है, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है ना कि आपको जो बॉन्ड्स है ना उनको कैलकुलेट करना होता है। कि जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि CH4 है और O2 है तो दिस इज़ अ कंबशन रिएक्शन। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ऐसे रिएक्शंस में सबसे पहले CO2 और H2O को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा और कार्बन यहाँ पे एक ही है, तो ये बैलेंस्ड है।
अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, जैसे मैंने बताया था ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करना चाहिए, इसको तो बैलेंस करते नहीं, आपकी ज़रूरत नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस में। सो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ये 2 है, 4 ऑक्सीजन हुए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 2 4। दिस इज़ योर बैलेंस रिएक्शन। और अब क्या होता है, उन्होंने आपको दिया होता है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एंथैल्पी x किलो जूल है, ठीक है। ऑक्सीजन बॉन्ड की एंथैल्पी y किलो जूल है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की एंथैल्पी w किलो जूल है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बॉन्ड एंथैल्पी 4 या z किलो जूल है। अब आपको जो है वो लोग बॉन्ड एंथैल्पी जो है या बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड एनर्जी फाइंड करने को बोलते हैं पूरे रिएक्शन की। तो क्योंकि आपको सिंगल बॉन्ड एंथैल्पी दी है, ऐसे केसेस में आपको सिर्फ बॉन्ड काउंट करने होते हैं। जैसे CH4 में अगर आप देखें तो टोटल 4 कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 × CH, और क्योंकि CH की वैल्यू हमको दी है x, तो हम यहाँ पे x लिखेंगे। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन बॉन्ड दिया हुआ है जो है y किलो जूल, एक्चुअली डबल बॉन्ड यहाँ पे दिया होगा, और 2 ऑक्सीजन है, मतलब इस तरह से O2 है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे हम लोग जो है y की वैल्यू रखेंगे। CO2 को अगर हम देखें तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की वैल्यू दी है W। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, मतलब उसके पास 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो ये आएगा 2 × C डबल बॉन्ड O, जो की वैल्यू आपको यहाँ पे W के फॉर्म में दी है, तो हम यहाँ पे W रखेंगे। और ऑब्वियसली अगर आप वाटर देखें तो वाटर इस तरह से होता है, यानी उसके अंदर 2 OH बॉन्ड है, तो एक OH बॉन्ड की फॉर्म वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे 2 × OH आएगा। इट्स प्रीटी सिंपल, राइट। अब यहाँ पे आपको Z रखना है, यहाँ पे W रखना है, यहाँ पे आपको Y रखना है, यहाँ पे X रखना है, और X Y Z W की जगह पर एग्ज़ाम में या जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो एक प्रॉपर वैल्यू दी होगी जिसको यूज़ करके आपको सॉल्व करना। मतलब यहाँ पे शायद 20 किलो जूल दिया होगा, यहाँ पे 40 किलो जूल दिया होगा, यहाँ पे 100 किलो जूल दिया होगा, तो इस तरह से अलग अलग वैल्यूज़ दी होती हैं। और आपको याद रखना है, इट शुड बी ऑलवेज रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। सो बॉन्ड एंथैल्पी और कंबशन, ये 2 केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं करते, हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, राइट। दैट्स ऑल अबाउट द बॉन्ड एंथैल्पी, राइट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है हमारा, उसके लिए आपकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो होती है आपकी बॉन्ड एंथैल्पी वो पॉजिटिव होती है। तो वो चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अब अगली जो चीज़ है वो है आपकी हेज़ लॉ ऑफ हीट समेशन। अब देखिए क्या होता है ना कि जनरली जब हम कोई रिएक्शन देखते हैं, इनफैक्ट ये केमिकल काइनेटिक्स 12th स्टैंडर्ड में आपको समझाया जाएगा कि रिएक्शन जो होता है उसके अंदर कई छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिनको एलिमेंट्री स्टेप्स कहा जाता है। तो ज़्यादातर जो आप रिएक्शन देखते हैं वो हम सिंगल स्टेप में लिख तो देते हैं, पर वो होते नहीं हैं सिंगल स्टेप में। तो जो मेन रिएक्शन होता है वो आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, और आपके जो छोटे छोटे उसके अंदर के स्टेप होते हैं वो एलिमेंट्री स्टेप्स होते हैं। तो जनरली ये देखा जाता है कि जो कॉम्प्लेक्स स्टेप के दौरान टोटल एनर्जी रिलीज़ होती है वो, और एलिमेंट्री स्टेप्स में जो एनर्जी रिलीज़ होती है उनको जब टोटल किया जाता है तो वो एनर्जी और कॉम्प्लेक्स स्टेप की फाइनल एनर्जी हमेशा सेम आती है, राइट। यानी कहने का मतलब है कि जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं उनके दौरान जो हीट रिलीज़ होती है उनका जब आप सम करते हैं, टोटल करते हैं, वो फाइनल स्टेप की हीट के बराबर होती है। इसीलिए इसे कहा जाता है हैज़ लॉ ऑफ हीट समेशन, क्योंकि अलग अलग स्टेप्स की जो हीट है उसको आप सम कर रहे हो, यानी प्लस कर रहे हो। तो एक इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड का बनाना। तो जनरली हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के सिंथेसिस में एक सिंपल सा स्टेप यूज़ करते हैं विच इज़ C+O2 = CO2। तो देखने में तो लगता है कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो गया, पर इनफैक्ट इसके अंदर 2 छोटे छोटे स्टेप हैं। पहला एलिमेंट्री स्टेप है कि कार्बन हाफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, हाफ मोल से, और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। और दूसरे स्टेप में वही कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो देखने में लगा कि हमको ये सिंगल स्टेप में हो रहा है, पर इसके अंदर ये 2 स्टेप होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू हेज़ लॉ ऑफ हीट समेशन, इन 2 स्टेप्स में जो एनर्जी रिलीज़ हुई, राइट, अकॉर्डिंग टू हेज़ लॉ ऑफ हीट समेशन, इन 2 स्टेप्स में जो एनर्जी रिलीज़ हुई और इस मेन स्टेप में जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो दोनों बराबर होनी चाहिए। दैट इज़ द हेज़ लॉ ऑफ हीट समेशन, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे है, सो ये 1 है, ये मेन स्टेप है, उसकी एनर्जी दूसरे और तीसरे स्टेप को प्लस करने पे जो एनर्जी आती है उसके बराबर होती है। दैट इज़ द हेज़ लॉ ऑफ हीट समेशन। और ये आप अलग अलग कंडीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप एक सॉल्ट बनाते हो, तो एक सॉल्ट जब आप बनाते हो तो सॉल्ट के दरमियान उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप होते हैं। क्या आप जानते हो एक सॉल्ट के अंदर एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। तो पहले एक कैटायन बनेगा, तो ऑब्वियसली आपका मेटल जो है वो आयनाइज होगा। तो पहले उसकी सब्लिमेशन एंथैल्पी काउंट करेंगे, फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी काउंट करेंगे,
उसके बाद एक एनायन होता है, तो एनायन आप जानते हैं नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन जब लेता है तब वो एनायन बनाता है। तो पहले तो आप नॉन मेटल जनरली मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं तो उसको आप तोड़ते हो, और वो जब टूट जाता है तो ऑब्वियसली उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो पहले तो उसके अंदर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आएगी, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी, फिर ये दोनों आयंस कंबाइन होंगे तो फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आएगा, फिर एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आएगा। तो ये अलग अलग तरह की डिफरेंट एंथैल्पीज इंक्लूडेड होती है। उनको जब सम टोटल करते हैं तो जो मेन स्टेप है वो और जो स्टेप्स का आपने समेशन किया वो बराबर आना चाहिए। दैट इज़ द हेज़ लॉ ऑफ हीट समेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।